मामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। क्विक साइनॉप्सिस के आज किन किन मामलात पे मुद्दात पे बात रहेगी। एक तो कल क्या जजेस की तादाद में इजाफे का बिल असेंबली में आ रहा है, क्या हुकूमत ला रही है और इससे हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है। 26वीं तरमीम के मुखालिफ क्या वकला तहरीक निकल पाएगी, अभी तक तो उसके कोई आसार नज़र नहीं आते। तो क्या इसको समझा जाए कि ये मामला यहीं पे डाई डाउन हो गया है, हुकूमत के लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आगे हुकूमत के लिए सत्ते खैरा हैं, वो जिस किस्म की कानून साजी करे, जिस तरह से हुकूमत को मर्जी लेके चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमली प्रैक्टिकल अपोजिशन क्यों नाकाम हो रही है, हुकूमत के ऊपर चेक एंड बैलेंस किसने रखना है, अपोजिशन की स्ट्रैटेजी मुसलसल नाकाम क्यों हो रही है और सिर्फ एक ज़बानी सियासी दावे, सियासी बढ़के सामने आ रही हैं, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेश हैं और आज भी उन्होंने एक बार फिर धमकी दी और कहा कि जी हम बस फैसला कुन जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, अब फैसला कुन जंग होने वाली है और अगर हम वापस ना आएँ तो हमारे जनाजे पढ़ लें। बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो प्रैक्टिकल अपोजिशन है वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। इज इट गुड साइन फॉर द गवर्नमेंट और अ बैड साइन? क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने के लिए हुकूमत पे अपोजिशन चेक एंड बैलेंस रखती है। इन्हीं सारे मामलात पे आज बात करेंगे प्रोग्राम में और सबसे पहले सवालात के जवाब लेंगे मुस्लिम लीग नून से, हुकूमत से। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए कानून और इंसाफ, बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त देने पे। एक तो सवाल मुझे आपसे करना, जजेस की तादाद में इजाफे का बिल और दूसरा जो अरकान पार्लियामेंट ने आज ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, सो विच वन टू बिगिन विद? आई थिंक जजेस की तादाद में इजाफे वाला कल आ रहा है, ये बिल हुकूमत लेके आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया गरीब साहिबा। देखें, पहली तो ये बात थी कि जब 26वीं यानी तरमीम हुई उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में इस तादाद के साथ, इन जजेस के नंबर के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी बहुत टाइम पहले आया था, वो तो वैसे केसेस का जो बैकलॉग था उसको रिड्यूस करने के हवाले से था, लेकिन अब क्योंकि 26th अमेंडमेंट हो चुकी है एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं और उन बेंचेस के लिए आपको जजेस चाहिए। तो फिल वक्त जो तादाद है वो 17 + 2 विच इज़ 2 एड हॉक जजेस, लेकिन इसकी तादाद जो हुकूमत बढ़ाने जा रही है वो 1 + 22 विच बेसिकली ऑब्वियसली मीन्स के 23 जजेस होंगे इन टोटल इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। और ये एक्सपेक्टेड तो था, हम कल इसको ले करते, बल्कि एक्सपेक्टेड था। आपको थोड़ा सा इसमें और भी कह दूं कि मंडे ट्यूसडे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस आया था वो हमने ले करना था, लेकिन वो फिर अदर बिजनेस की वजह से नहीं ले कर सके। तो अभी इंशाल्लाह दिस पास्ट मंडे और ट्यूसडे की आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त लाने का प्लान था। जी, हम लोग अब कल आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, कल नहीं आ रहा। तो और this has been postponed this has been postponed to most likely the coming Monday और ट्यूसडे, either one of those days। तो इंशाल्लाह जजेस की तादाद के हवाले से भी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट / ऑर्डिनेंस भी मैं कह दूं, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस भी आया 2024 का। उसमें क्या तब्दीली, 3 के बजाय 5? नहीं, उसमें ये भी ऑब्वियसली रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। अगर कमेटी को इफेक्टिव आपने करना है और प्रॉपर्ली एम्पावर करना है चीज़ों पे और एक सिनर्जी रखनी है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस और सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी के दरमियान के केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, बेंचेस की फॉर्मेशंस के, वो तो JCP करेगी, लेकिन देन अगेन केसेस की भी फिक्सेशन होनी है। और जनरल एक एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन के जो बेंचेस होंगे उनमें और मेन सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जो काम है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम है उसमें भी आपस में सिनर्जी होनी चाहिए। इसमें बेसिकली एक तो आर्टिकल 191A के अंदर जो हमने इंसर्ट कर दिया 26वीं आईनी तरमीम के तहत 191A इंसर्ट हुआ। नाउ दैट ऑब्वियसली स्पीक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब 184(3) का जो इख्तियार है, जो सू मोटो है या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो होनी है तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में। अब वो उस कमेटी के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो
کس کو مارک کرے یا کس کو کس طرف وہ کیسز ہیں، کیس وہ کہاں پر کام ہوگا پریزائڈنگ آفیسر جو سینئر موسٹ جج ہوں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے یا بینچز کے، تو اس حوالے سے ہوگا. آئی نو اٹس a little bit confusing. No, this is not confusing. It's interesting تو وہ and alarming. I did not give a confusing expression. اچھا I thought maybe یہ ایک انٹرسٹنگ تھا کہ ابھی ہی جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ رینیو کی ہے اور اب آپ وہاں سے اختیار لے کے پریزائڈنگ آفیسر کو دے رہے ہیں. یہ پہلے سے ہی آپ کے آئین پاکستان میں جو 26th امینڈمنٹ ہوئی ہے اسی کے تھرو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہے، اور اسی لیے کمیٹی کا بھی ہے. تو اٹس ناٹ آل clear at this point in time کہ کمیٹی کی کمپوزیشن تبدیل نہیں ہو رہی. دیکھیں رائٹ ناؤ اٹ وڈ ریمین 3 بٹ وہاں پہ جہاں 184(3) کی بات ہے وہاں پہ اس حد تک ہو سکتا ہے کہ اس کمیٹی کی جو اختیار ہے وہ ایمٹ ہو جائے بیکاز آف دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، بیکاز اٹ ہیز اے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ افیکٹ آن the working of the committee. کیونکہ وہاں پہ تو کمیٹی میں اسپیسیفکلی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت لکھا ہوا ہے کہ 184(3) کا جو فارمیشن ہے، جو دائرہ کار ہے، وہ اس کمیٹی کے پاس ہوگا، یہ ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن آئینی ترمیم کے بعد وہ دائرہ کار اس کمیٹی کے پاس نہیں رہ سکتا بیکاز اس کا ایک ڈائریکٹ افیکٹ آ رہا ہے کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس جائے گا. تو یہ جب آپ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل منظور کروا لیں گے، اس کو بنوا لیں گے، ان افیکٹ لے آئیں گے، تو اس کے بعد پھر آئینی بینچز تشکیل ہوں گے؟ نہیں، آئینی بینچز کے لیے دیکھیں جے سی پی کی کمپلیشن ضروری ہے، اس کی فارمیشن اور اس کی ری فارمیشن جب کی اب اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. اپوزیشن سے بھی نام آ چکے ہیں، گو کہ اپوزیشن نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دیا لیکن اس کا فائدہ لینے سب سے پہلے وہ پہنچ گئے عدالت میں بھی. اور اسی طرح اب کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے ہے، تو اس میں پیش ہیں اور انہوں نے غالباً عمر ایوب صاحب کا اور ایم این اے جو نیشنل اسمبلی سے اور شبلی فراز صاحب کا سینٹ سے سینیٹر انہوں نے نامنیٹ کیا ہے. ہماری طرف سے فی الوقت نہیں، وہ آلریڈی ہیں کیونکہ ایز لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور لا منسٹر تو آلریڈی اس کمپوزیشن کا حصہ ہیں. ہماری طرف سے جو ابھی بات آ رہی ہے وہ بلاول صاحب کی ہے کیونکہ ہمارے اتحادی بھی ہیں پیپلز پارٹی والے، تو وہ گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن وہاں سے، اور ہو سکتا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب یا فاروق ایچ نائک صاحب سینٹ سے آ جائیں. لیکن خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ اسی نام پہ اسی طریقے پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ آپ کے پھر 3 ممبرز ہو جائیں گے. وزیر قانون بھی آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، حکومت کو نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، اور اٹارنی جنرل بھی آپ کو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں یہ آئی ٹیک این ایکسیپشن دس، میں تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی یہ کلیئر ہو جائے کہ جو ایک الزام لگتا ہے یا ایک ایسی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ شاید حکومت اپنی مرضی کے ہینڈ پک ججز لگائے گی، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. غریدہ صاحبہ اس کی کمپوزیشن ہے چیف جسٹس صاحب، 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ، موسٹ سینئر جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ. یہ تو ہو گیا آپ کے 5 سیدھے ججز، جو ججز کی ووٹس جو ہیں وہ 5 ہیں اور 5 ہی ججز ہوں گے. اب یہ حکومت پہ الزام نہیں عائد ہو سکتا کہ شاید ججز بھی آپ کو سپورٹ کریں. آئی مین آف کورس دے ول ہیو ٹو سی کہ جو ججز کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے، جے سی بی کے کیسز فکسیشن کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل بینچز کی فارمیشن کے حوالے سے وہ دیکھیں گے. یہاں پہ لا منسٹر کی ووٹ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ لا منسٹر کی ووٹ حکومت کے ساتھ ہوگی. حکومت کا 1 سینیٹر ہے، حکومت کا 1 ایم این اے ہے، یہ 3 ووٹیں ہوگی. کھینچتان کے بہت ہی زیادہ زور لگا لیں تو اٹارنی جنرل صاحب کی 1 ووٹ آپ ہمارے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. حکومت کے ہمارے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں، نہیں جائے گا نا حکومت کے اگینسٹ میں کہتا ہوں ہمارے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. 4 ووٹ آپ کے ہوگے، صرف 4 ووٹ ہیں. 13 کی کمپوزیشن ہے، 4 ووٹ جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں، تو زیادہ پڑلا کس کا بھاری ہے دوسری طرف. لیکن پیپلز پارٹی کا اتحادی بھی تو آپ بلاول بھٹو کا نام آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں. دیکھیں وہ صرف 2 ایم این ایز ہیں اور 2 جو ہیں سینیٹرز ہیں. حکومت کے 2 سینیٹرز اور پیپلز پارٹی کو آپ شامل کر رہے ہیں اس کے اندر. حکومت کا 1 سینیٹر اور 1 جو ہے حکومت کا ایم این اے، اور اسی طرح اپوزیشن کا 1 ایم این اے اور 1 اپوزیشن کا. تو ووٹنگ اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کے مقابلے میں تو آپ کا پلڑا پھر بھاری رہے گا نا. نہیں، اپوزیشن کا اور ہمارا ایک جیسا پڑ رہا ہے. ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کہہ سکتی ہیں کہ لا منسٹر کی جو ہے ووٹ اس کو کاؤنٹ کرنا. اٹارنی جنرل کا ووٹ بھی میں کھینچتان کے آپ اگر کہہ رہی ہیں تو میں کھینچتان کے آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل جا سکیں گے حکومت کے خلاف؟ بہرحال دس وڈ بی این انٹرسٹنگ ڈے، منڈے وڈ بی این انٹرسٹنگ ڈے، اور اس کے بعد چیزیں کیا ہوتی ہیں. اچھا اب ذرا یہ لیٹر پہ آ جائیں، امریکن کانگریس کا لیٹر بمقابلہ پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ کا لیٹر.
تو کیا یہ امریکہ کے ساتھ خطوط کی جنگ ایک بار پھر شروع ہو رہی ہے؟ پہلے بھی خط جو ہے اس کا پہلے ایک ریزولوشن جو آئی تھی ہاؤس آف ریپرزینٹیو سے، کانگریس مین نے وہاں پہ ریزالو کیا، اور ہمیں آپ نے دیکھی کہ اس کی کاؤنٹر ریزولوشن ہم نے اس ایوان سے ہم نے بھی اس کا جواب دیا۔ اب وہاں پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ہے اپنے گھنونے گھٹیا سیاسی مقاصد کو میٹ کرنے کے لیے ان کی حتی الامکان کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کسی فورم پہ بھی، چاہے وہ ہاؤس آف لارڈز ہو، ہاؤس آف ریپرزینٹیوز ہو، کانگریس کے اراکین ہوں، ان کو ایک بڑی ان ایکوریٹ اور غلط پکچر پینٹ کر کے دکھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے، حالانکہ حقائق سے وہ منافی ہے۔ تمام تر چیزیں ان کو بتائی جاتی ہے اور انکمپلیٹ انفارمیشن ہے۔ یہ لابنگ بھارت یہ لابنگ ہوتی ہے، یہ لابنگ دیگر ملک بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اسی لیے وزیر اعظم صاحب کو 160 اراکین پارلیمنٹ نے ہم نے لکھا اور ہم نے کہا کہ آپ اس کو گورنمنٹ لیول پہ بھی ڈپلومیٹکلی بھی ٹیک اپ کریں کہ یہاں پہ جو یو ایس مشن ہے ان کے لوگوں سے آپ بات کریں اور ان کو کہیں کہ اپنے اراکین کانگریس کو بتائیں کہ یہ حقائق سے کہ منافی ہے تمام تر جو ان کو انفارمیشن اور ان ایکوریٹ اور انکمپلیٹ انفارمیشن ہے۔ اسی طرح یو ایس چاہیے نا، آپ کا امبیسڈر امریکہ میں کیا کر رہا ہے، آپ کی وہاں پر جو ایمبیسی ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ ہم نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کی ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں پہ بھی پاکستان کا جو کوکس ہے اس میں اس کو اور زیادہ آپ کا کاؤنٹر نیریٹو اتنا اسٹرانگ پاورفل ہونا چاہیے نا، جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ میں ایگری کرتا ہوں، ہمیں بھی اسی طرح گورنمنٹ لیول پہ وہاں پہ لابنگ، کیونکہ یہ لیگل وے ہے لابنگ کا، اور لابنگ بالکل ہمیں بھی وہاں پہ پراپر لابی کرنا چاہیے، اور اس نیریٹو جو فالس نیریٹو پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف، پاکستان کی خود مختاری کے خلاف، اس کی سالمیت کے خلاف جو ہے جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے اس کو ہمیں زائل کرنا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ آج پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ کچھ مزید معاملات پہ بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں آصف کرمانی صاحب، پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، بڑی زبردست اور بڑا دبنگ اپنا جو ہے وہ ایک رائے رکھتے ہیں معاملات پہ۔ السلام علیکم آصف کرمانی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ۔ سیاسی معاملات پہ بھی آپ سے گفتگو رہے گی، قانونی معاملات پر بھی گفتگو رہے گی، لیکن ایک کمپیریزن اگر ہم ڈرا کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی عمران خان طویل عرصے سے، ٹھیک ہے وہ جس طرح سے بھی ہیں جیل میں، لیکن وہ جیل میں پاکستان میں ہی موجود ہیں، ان کے مقابلے پہ جب پاکستان کے عوام دیکھتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان طبقہ جب دیکھتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، 4 سال پہلے گزار کے آئے ہیں، ملک کے حالات یہ ہیں، نوجوان اس وقت پریشان ہے اپنے روزگار کے لیے، معاشی صورتحال سے پریشان ہے، جو اپرچونٹیز اس کو نہیں مل رہی ہیں، بہت سے دیگر معاملات ہیں، تو یہ کیا امپریشن کیا جاتا ہے، کیا میسج کیا جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس دفعہ جو پاکستان سے باہر گئے ہیں تو پاکستان واپس آ سکیں گے؟ وعلیکم السلام اور شکریہ غریدہ بی بی۔ دیکھیے یہ جو آپ نے فرمایا ہے، یہ میں بڑے عرصے سے ریکارڈ پہ ہوں، چاہے میں سینٹ کے فلور پہ تھا جب، یا میں ٹی وی پروگرامز میں بھی تھا، تو میں نے ہمیشہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں اس میں بہت بڑا فیکٹر ایک جاب لیس یوتھ ہے جو آپ کا 60% پلس ہے، جو آپ سے ناراض ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب جون سے تھے وہ 4 سال، جیسے آپ نے کہا، ایک اس سے بھی پارٹی کو نقصان ہوا اور آگے جو حالات ہوئے، اور عمران خان صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ جب ان کی گورنمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گئی ہے تو اس وقت تو وہ بڑے انپاپولر ہو چکے تھے، لیکن آج کیا وجوہات ہیں کہ آج ایک شخص جو جیل کے اندر ہے اس کو تمام جو ہیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں جی ہی از دا موسٹ پاپولر، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ سر پاپولر ہیں یا پاپولسٹ ہیں؟ چلیے پاپولسٹ کہہ دیجیے، اب میں آپ سے کر لیتا ہوں، لیکن اب گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو نواز شریف صاحب کی بات ہے، میں نے ہمیشہ ان کی خدمت میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہا، اور میں ریکارڈ پر ہوں، جب وہ لندن میں بھی تھے اور میرا تواتر ان سے رابطہ رہتا تھا تو میں ان کو تب بھی عرض کرتا تھا کہ سر ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور وہ جو یوتھ ہے ایک 60% جاب لیس ہے، جس کے ماں باپ کی آنکھوں کی بینائی چاہ چکی ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کو تعلیم دلواتے وہ جاب لیس پہ، لیکن انفارچونیٹلی اس طرف توجہ نہیں دی گئی، اور پھر کچھ دیگر عوامل بھی تھے جس کا خمیازہ پھر بھگتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب، جتنا میں ان کو سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے 18 سال رفاقت رہی ہے میری، کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو 3-4 ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کو دھچکا بھی لگا ہے، اور وہ اگر میں یہ کہوں
मायूस हैं, नहीं भी हैं तो वो खुश नहीं हैं। नंबर 1 कि एक तो उनको अपनी तवक्को के मुताबिक नताइज ना मिले फरवरी 8 के इलेक्शंस में 2024। दूसरा, 2 बड़े अहम फैक्टर हैं फरीदा बीबी। मियाँ साहब जब लंदन में थे और कुलसूम बीबी ज़ेरे इलाज थी, ये जुलाई की गालबन बात है, जून की, तो अभी मियाँ साहब वापस तशरीफ नहीं लाए थे मरियम बीबी के साथ। तो मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पर, तो मैंने उन्हें अच्छी तरह एक बात मुझे याद है मैंने कही थी। मैंने कहा था मियाँ साहब आपकी ख़ानदान में 2 अफराद की वजह से बड़ी बरकत है। एक आपकी अहलिया मोहतरमा, उन्हें एक शफीक सीरत औरत थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और आपकी वालदा मोहतरमा, वो भी जन्नती औरत। तो मैंने कहा कि ये 2 ख़वातीन हैं जिनकी वजह से आपके घर में मैंने देखा है कि एक बरकत है, और इस पर उन्होंने एग्री किया। एक तो कुलसूम बीबी अल्लाह को प्यारी हो गई अनटाइमली, उसके बाद उनकी वालदा मोहतरमा आपी जी भी तशरीफ ले गई। तो ये भी 2-4 मैं कहता हूँ अवामिल थे जिन्होंने ज़ाती तौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत सदमे का बायस बने, और मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा दिल शिकस्ता हो गए और फिर इलेक्शन के जो रिजल्ट आए। और आखिरी बात कि मैंने नवाज शरीफ साहब को जब उनको असिस्ट करना शुरू किया 2007 में, जब वो तशरीफ वापस लाए, तो मैं उनसे आने से पहले ज्वाइन कर चुका था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में PMLN। तो मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब में तब्दीली मैंने देखी कि वो एक नजरियाती सियासत करना चाहते हैं, वो असूल की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ना वो सियासत पहले तब करने दी गई, और अब जब लंदन में भी वो थे तो वो नजरियाती सियासत करना चाह रहे थे, लेकिन उनके गिर्द हालात ऐसे पैदा कर दिए कुछ लोगों ने कि वो नजरियाती सियासत की बजाय मफाहमती सियासत की तरफ चल पड़े, और उसका फिर नुकसान जो हुआ वो आपके सामने है। और मैं समझता हूँ ये 3-4 अवामिल ऐसे हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ, मुतमिन नहीं, वो गैर मुतमिन है। जहाँ तक उनकी वापसी का है, उनका एक रूटीन मेडिकल चेकअप होता है हर साल में, वो पहले भी तशरीफ ले जाया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि वो मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वापस आ जाएंगे। तो लेकिन जो इन अवामिल की वजह से मैं समझता हूँ कि उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं रही सियासत में जितनी एक ज़माने में हुआ। ये तो बिल्कुल अपैरेंट है, ये बिल्कुल अज़म मिन अश-शम्स है कि उस वक़्त सूरत हाल क्या है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मामलात और हालात को संभाल पा रहे हैं? जो मैक्रो इकनॉमिक फिगर्स हैं वो तो प्रॉमिसिंग लगते हैं, लेकिन उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है अवाम की तरफ वो नहीं आ पा रहा। लेकिन उसके बावजूद क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मामलात हालात को संभाल पा रहे हैं? और PTI की जो इस वक्त अपोजिशन की स्ट्रैटेजी है उसे आप किस तरह देखते हैं? अपेरेंटली वो भी कोई प्रैक्टिकल अपोजिशन करते हुए नाकाम नजर आते हैं, सिवाय द वर्बल अटैक्स। और आज भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फिर धमकी दे दी कि जी हम फैसला कुन जंग के लिए निकल पड़े हैं, खून का रंग लाल है, इनकलाब का रंग भी लाल होता है, हम वापस नहीं आएंगे, हमारे जनाजे पढ़ लें। तो क्या इन सब मामलात से खैबर पख्तूनख्वा के या पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक तो शहबाज शरीफ साहब की बात है, ही इज़ अ गुड मैनेजर, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टीम शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में मुयस्सर थी जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो टीम अब उनको मुयस्सर नहीं है। उनके इर्द गिर्द भी, और पंजाब में भी मैंने देखा है कि कुछ पॉलिटिकल इमेच्योर, पॉलिटिकल टॉडलर किस्म के लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं। यानी मामला फहम या कोई कदावर शख्सियात जो हैं, अगर हैं भी हैं 2-4, तो वो मेरा नहीं ख्याल इतना असर्ट कर पा रही हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब की एक टीम होती थी और वो डिलीवर किया करते थे, शहबाज शरीफ साहब की भी एक टीम होती थी। लेकिन अब चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं शहबाज शरीफ साहब के आगे, कि देखिए उनका सर्वाइवल इसी सूरत में है कि अगर वो अवाम की, जो जैसे अभी आपने फरमाया कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स को चाटना है, जब मुझे मालूम है कि मैं घर का बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, अब सुई गैस के बिल मेरे लिए अजाब बन के आएंगे, मेरे बच्चों की तालीम महंगी है, अद्वियात महंगी हैं। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जी महंगाई कम हो गई, जी 6% पे आ गई है? क्या अकल के अंधे लोग हैं? देखिए बाजार में जाकर क्या हालात हैं। दीज आर द रियल इश्यूज जो कॉमन मैन के हैं, आम आदमी के हैं। तो जब तक आप उनको डिलीवर नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब को मैं एक कामयाब या एक हुक्मरान नहीं समझूंगा। अब आ गई आपकी बात के अपोजिशन की, तो देखिए अपोजिशन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि ये एक गालम गलोच
ब्रिगेड है, जो मैं इसको समझता हूँ, और पल्ले इनके भी कुछ नहीं है। इनको 3-3.5 साल जब मिले तो मुझे बताइए कि उसमें क्या अवाम की हालत ज़ार में कोई तब्दीली आई? कोई उनके पास भी नैरेटिव नहीं है सिवाय इसके कि जी ये चोर है, ये डाकू है, फलां है। कहने का ये मतलब है कि कोई पाकिस्तान की गरीदा बीबी इशू है इस वक्त, 2 इशूज हैं। एक इसका माशी इशू है और एक इखलाकी इशू है। अब माशियात जो सी हैं वो तो आपके सामने है, जैसे मैंने अर्ज किया कि जैसे अब ये आईनी तरामीम हुई, अब मुझे बताइए उन आईनी तरामीम का एक कॉमन मैन को, एक गरीब मिडिल क्लास को जिसके लिए मुल्क बना था, उसको क्या फायदा हुआ? क्या वो अशियाए खुद दोनों सस्ती हो गई हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, इसी तरह आप देखिए कि जो पहले भी 3.5 साल थे पीटीआई के बानी के दौर के, उसमें भी देखिए लोगों के तो मसाइल हल नहीं हुए, और 60% जो यूथ है मैं समझता हूँ वो मुतनफर हो चुका है, उसको नफरत इस सिस्टम से हो चुकी है। हाँ, इमरान खान ने ये जरूर एक काम किया, उसने इस सिस्टम को नंगा किया, इस सिस्टम के कपड़े फाड़े हैं उसने, और उसमें और भी लोगों के गिरेबान और कपड़े फट गए हैं। असल इशू ये है कि जो फैसला करना है पाकिस्तान में कि अब सियासत का जो रुख मुतय्यन करना है वो आपका यूथ करेगा, किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए। और जो यूथ है इस वक्त, उसकी हमदर्दियां जहाँ हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आसिफ करमानी साहब प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत अहम टॉपिक के हवाले से डिबेट करेंगे, बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के हवाले से, एक स्कॉलरशिप। दिस सेगमेंट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, पाकिस्तान भर के ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं और अपनी तालीम में इजाफा करना चाहते हैं, अपने करियर के साथ एक नया बेंचमार्क ऐड करना चाहते हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात आपस में, नेशंस के ताल्लुकात आपस में, अवाम के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बरतानिया ने बहुत सी स्कॉलरशिप्स में से एक उनकी एक प्रेस्टीजियस और बहुत ही बाकमाल स्कॉलरशिप है जिसका नाम है चिवनिंग स्कॉलरशिप। तो आज इस सेगमेंट में हम उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को इस स्कॉलरशिप के बारे में मालूम नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि ये एक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आपका 1 रुपया तक इस एक पेनी भी आपका इस स्कॉलरशिप पे खर्च नहीं होता और आप बरतानिया जाके तालीम हासिल कर सकते हैं, मास्टर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं और इसका स्कोप बहुत वाइड है। ये किस तरह से आपका ना सिर्फ एजुकेशनल करियर बल्कि आपका प्रोफेशनल करियर बेहतर बनाने में मदद दे सकती है, इस सेगमेंट में इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान इस्लामाबाद में तैनात डिप्टी हेड ऑफ कम्युनिकेशंस स्नेहा लाला साहिबा और मेरे साथ चिवनिंग स्कॉलरशिप हासिल करने वाली एक पाकिस्तानी तालिबे इल्म जो कि अब एक अपना प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी अदा कर रही हैं, मिनाहिल खान, जो कि इस वक्त नेशनल असेंबली में चीफ टेक्निकल एडवाइज़र हैं और चिवनिंग की अलमनस भी हैं। बहुत शुक्रिया स्नेहा लाला और मनाहिल खान साहिबा। स्नेहा, पहला सवाल मेरा आपसे कि चिवनिंग स्कॉलरशिप है क्या और इसका क्या मतलब है पाकिस्तान और बरतानिया के आपस के ताल्लुकात, दोनों के अवाम को करीब लाने के हवाले से, और इस चिवनिंग स्कॉलरशिप का मकसद क्या है, क्योंकि ये एक ग्लोबल स्कॉलरशिप है ख़ासतौर पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए, और पाकिस्तान में जो इस स्कॉलरशिप को हासिल करना चाहें तो मकसद और मतलब क्या है इस स्कॉलरशिप का? Of course. Thank you so much for having us on today. So Chevening is the chance to study a fully funded 1-year master's scholarship in the UK. And by fully funded, we mean fully funded. So it's not just the tuition fees, it's your living cost, it's your flights, it's your visa fees, it's everything. So you're not paying a single cent. Yeah, absolutely free of cost. And what it is more than just your experience of studying abroad. It's a name, it's a brand, and it's a network that then you access that stays with you for life. We always say Chevening is the start of your journey, and then you are a Cheveninger for life. So that is what it really brings to you. And Chevening has nearly 2,000 alumni in Pakistan alone, 57,000 across the globe. Chevening Pakistan is one of our biggest programs across the world, and it really is what we're trying to do is create brain gain
for Pakistan. So we're trying to create opportunities for people to go study, learn from the UK, and then give back to Pakistani society. And that's what we're looking for. ठीक है, तो आप कह रही हैं कि वो स्टूडेंट्स जो कि इस स्कॉलरशिप को, चिवनिंग स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं, जो भी उनकी ड्यूरेशन हो इस स्कॉलरशिप के दौरान पढ़ने की, उसके बाद उनको लाजमी पाकिस्तान वापस आना है और पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करना है. That's a condition. And one thing we're looking for, and one thing that will make you stand out if you're applying for Chevening, is we're looking for future leaders. So we're looking for people who say in their application, I am going to make a difference in Pakistan. This is the sector I'm working in, and this is how I'm going to make a difference in Pakistan. And they set out really clearly how they themselves can make a difference. So this is for mid-career professionals. They've already got some experience under their belt, and through that they've shown a bit of leadership. They've got an idea about how to make a positive difference in Pakistan, and they're telling us a story about how Chevening specifically will help them do that. So if you're looking at doing your Chevening applications, think about that. What is the difference and the positive difference you will make in Pakistan with this scholarship? स्नेहा, बहुत ज़बरदस्त जवाब है आपके. मुझे बताइए कि कोई भी एक अच्छा एप्लीकेंट या कोई सक्सेसफुल एप्लीकेंट कैसे बन सकता है? चीवनिंग स्कॉलरशिप हासिल करना आसान है या बहुत मुश्किल है? So Chevening is very competitive. I won't mix my words. Last year we had over 5,000 eligible applications and we had around 40 spaces. But please apply. And please, if you've applied once, apply again. Many of our successful candidates have actually applied on their third, fourth time, and then they've unlocked it. And they've become successful. Now, what we're looking for is mid-career professionals who have leadership potential. So like I said, we're looking for people who can make a positive difference in Pakistan. We're looking for people who take initiative and are telling us about examples how they've taken initiative in their work. They're telling us about examples how they've used their network to benefit them. They're also telling us why they want to study in the UK and why Chevening. They've really thought through the courses that they've selected, and they're telling us why this is the right course for them to be successful. So we're really looking for people who have really thought through why Chevening, why the UK, and why they are leaders. And we really recommend you use the word I throughout your application. What have you specifically done? Give examples of what you've done, and using something called the STAR technique in your application. So this is where don't just tell us a list of things you've done. Give us choose one or two specific examples for every essay question. And give us the example using the STAR technique. Tell us the situation you were in, the task you completed, the actions you took, and the result of it. So tell us about what you've done through specific examples. ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसका जवाब दिया. अब मुझे बताइए कि क्या कोई लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं, लिमिटेड एरियाज़ ऑफ स्टडी हैं चीवनिंग स्कॉलरशिप के तहत, या इसमें कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रोग्राम को आप स्टडी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं? So Chevening is open to people to study any subject, and actually we actively encourage people to study all sorts of subjects. We hear a stereotype quite a bit, and I want to be open about it here, that civil servants get Chevening. And that's something that a lot of people have told us, a lot of people think. And that's a myth? That's a myth. So because this myth is so prevalent in Pakistan, what we'll find is a lot of civil servants do apply for Chevening. If you have 5,000 applicants and 3,500 of them are civil servants, then more civil servants will be successful because there's more of them applying. But that does not mean we want to prioritize civil servants. We actually are doing our job well if our Chevening cohort represents all of Pakistan, so people from every bit of Pakistan and all different subjects and sectors of Pakistan, not just one specific sector. So we do not prioritize any one area. We actually want people from all over. We do have some specific opportunities as well that are available for Pakistani students. So one is the University of Essex have kindly sponsored an additional 2 scholarships specifically for Pakistani students, and that's on top of our normal Chevening scholarships. One is to study heritage studies at the University of Essex, and the other is to study climate studies at the University of Essex. Interesting. The University of Birmingham and the University of Greenwich are also offering additional slots, and they specifically want Pakistani students to apply for those slots. So if you apply for the University of Birmingham or the University of Greenwich as your first choices, you up your chances. And Mansion House have very kindly partnered with us to offer an additional scholarship in the financial services sector. So you can apply to any university, but your subject, if it's related to financial services, you have a chance of accessing this specific additional opportunity.
And through that, not only do you get this Chevening scholarship, but they also help you access specific mentoring and shadowing opportunities while you're in ग्रेट ठीक है स्नेहा एक और बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में है और वो ये सुनने में आया है कि आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताकि इस स्कॉलरशिप के अंडर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्लेसेस जो हैं वो ऑफ़र की जा सकें तो इसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा Yeah, so University of Essex, University of Birmingham, University of Greenwich are offering us these additional places. So what it means is, if you apply for Chevening, there are kind of 40 slots that we have that we're funding. But if you then put University of Essex Climate Change or University of Essex Heritage Studies as your top choice, then that means that you could access an additional slot as well. So you're in the running for those 40 slots, but you also have this additional opportunity. Okay. If you put the University of Birmingham as your first choice university or the University of Greenwich as your first choice university, again, you're accessing these additional opportunities. Great. And if you put a financial services degree at any university as your first choice, you're accessing the chance to access this Mansion House scholarship. But to be clear, regardless of these extra opportunities, you should be applying for the universities and the subjects that you're most passionate about, because that will give you the best chance of success, because we look at you having researched the universities as subjects well as part of the application. But if these universities and subjects and opportunities align with your interests, we really recommend you apply and put them as your first choice, because it just increases your chances that little bit more. And why wouldn't you increase? ठीक है और एक और बहुत अहम सवाल जो मेरे दिल के बहुत करीब है जेंडर इक्वालिटी का इस स्कॉलरशिप के तहत So we know that we had a long way to go. So in 2013, only 6% of our scholars were women, and we were not happy. We were like, okay, this is not where we want to be. But a crucial thing about Chevening is we don't give priority to any specific group or person. It's all based on merit and talent at the point of application. So what we thought is, okay, what we need to do is get the word out to more women about Chevening. So we did a lot of specific, really pushing on the outreach campaigns. And then I'm really pleased to say, actually, in our latest cohort, over 60% of people were women. Wow. So we went from 6% That's in a great 2013 achievement. to From over 6 to 60%. 60. Did I hear it right? 60%. Over 60. So it's been a huge increase, and it's something that we're constantly trying to do more of. But the only way that we can get people who represent all of Pakistan, and that's what we want, people from every sector of Pakistan, every section, whether you're from Rohri, whether you're from Quetta, whether you're from Fatah, wherever you are in Pakistan, you could be a Chevening scholar and you should be a Chevening scholar. We want you to apply to Chevening. The only way we can have that happen is if you then go and apply for Chevening. So we really encourage people from across the whole country to apply, no matter what your background is, no matter what your income is, no matter what your where you're from, no matter what your religious background is, no matter anything about your identity, you could be a Chevening scholar, and we encourage people from absolutely every walk of society to apply. And fundamentally, part of Chevening is giving a scholarship opportunity, right? So if you couldn't have otherwise studied in the UK, Chevening is for you. We want to give you that opportunity, so please do apply. राइट क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो और आखिरी सवाल आपसे फिर उसके बाद वी विल मूव टू मनाहिल खान साहिबा आपकी टॉप टिप्स क्या होंगी बावजूद इसके कि आपने ऑलरेडी काफ़ी टिप्स दे दी हैं कि चेवनिंग स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जा सकती है बट स्टिल क्या कुछ मज़ीद करना चाहिए कि ताकि ये स्कॉलरशिप लाजमन हासिल हो सके One thing I'd say is something we see a lot in applications specifically from Pakistan is people are quite humble in their applications, and that's a really good quality to have. But for Chevening, please don't be humble. Show off. Give us your best examples. Give us your best, most recent examples. Also be specific. We sometimes get people kind of giving us lists of job titles they've done, but that's not telling us how you've been a leader. Think about a time where you've really made a big difference, and think about no exactly matter how small you that contributed. Yeah, and it's think about an area that you've been able to impact, so something you've got control over and you've done stuff on, so that you're not showing us what your organisation did, you're showing us what you did. And make sure that you are setting out a really clear plan of why Chevening is going to help you achieve your ambition. So that's another big part of this application. We want to hear what you could do with Chevening that you couldn't have otherwise done. Think about where you are now in your career, what you're achieving. Think about some problem in your sector or industry that you have the power to solve.
think about what the process is to get to that solution and how Chevening will help you on that process to get to that solution, and tell us about that. एक्सलेंट, ठीक है, बहुत शुक्रिया स्नेहा लाला साहिबा। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन हमें मिनाहिल खान साहिबा से अभी बात करनी है और चेवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचानी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिनाहिल खान, आप अलमनस हैं इस स्कॉलरशिप के। 2016 में आपने ये स्कॉलरशिप अचीव किया, सो बताइए कि इसने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। अब आप एक बड़ी ज़बरदस्त करियर पोजीशन पे मौजूद हैं, चीफ टेक्निकल एडवाइज़र नेशनल असेंबली। सो आपने स्कॉलरशिप के बारे में सुना कहाँ से, आप मोटिवेट कैसे हुई, इस स्कॉलरशिप ने आपको हेल्प कैसे किया अपना करियर बिल्ड करने में, बल्कि अपनी ओवरऑल लाइफ में कैसे इसने हेल्प किया है आपको? थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो 2016 में मैं गई थी लंदन, और स्कॉलरशिप के बारे में मैंने ऐसे सुना कि उन दिनों में मैंने फ्रेशली ग्रेजुएट हुई थी और मैं पढ़ा तो मैंने मार्केटिंग था, बट मुझे एक यूरोपियन यूनियन की पोजीशन मिली, जूनियर पोजीशन नेशनल असेंबली में। तो वहाँ मैंने तकरीबन 2 साल काम किया। तो वहाँ चीवनिंग के लोग आए थे हमें एक वर्कशॉप के लिए बताने के लिए कि ये स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है। उससे पहले हमने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसी ऑप्शन भी है। तो अच्छा, आपने कभी सुना नहीं था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं ताकि जो लोग नहीं जानते उनको पता चले कि ये स्कॉलरशिप है, अवेलेबल है पाकिस्तान में हर स्टूडेंट के लिए, बट नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट, जो भी पढ़ना चाहे उसके लिए है। बिल्कुल। और उस वक्त मैंने अप्लाई तो किया, लेकिन जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया था कि एक मिथ है सिविल सर्वेंट्स को लेते हैं। हाँ। तो हम सब इतने मोटिवेटेड नहीं थे। हमने कहा हम अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी पता नहीं होता है नहीं होता, मैं भूल भी गई। बट मैं एक ऐसी एग्जांपल हूँ, मैं सिविल सर्वेंट नहीं थी और मैं सिलेक्ट हुई थी। उस साल हम 73 स्टूडेंट्स थे जो गए थे, और फ़र्क डाइवर्स एरिया से थे, फील्ड से थे, लॉयर्स भी थे, मीडिया से भी लोग थे, सिविल सर्वेंट्स भी थे, बट और आपकी पहली बार की एप्लीकेशन ही मंजूर हो गई थी, अप्रूव हो गई थी? जी। सो उस तरह मैं इसलिए लकी थी क्योंकि इन्होंने हमें एक वर्कशॉप आके दी थी, हमें टिप्स दिए थे। और अब क्योंकि मैं खुद भी लोगों को हेल्प करती हूँ अप्लाई करने में, तो जो सबसे बड़ा मसला आई फील हम लिखने में कर रहे होते हैं, हम यही लिखते हैं कि हमारे ऑफिस ने क्या क्या किया या उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था, रादर देन कि हम फोकस करें कि पर्सनल अचीवमेंट्स क्या हैं। एग्जैक्टली। तो अपने जितने ज़्यादा एग्जांपल्स देते हैं, आई थिंक वो सबसे उसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा मज़ीद क्या टिप्स आप देना चाहेंगे जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं चेवनिंग के लिए? एक और चीज़ जो मैंने देखी थी कि आई थिंक एग्जांपल्स ज़्यादा दें, बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स कि आपने कैसे चीज़ें की, आपने मल्टीपल सिचुएशंस कैसे हैंडल की, आप लीडर कैसे थी, आपने टीम को कैसे मैनेज किया, इस टाइप की चीज़ें भी हैं। बट और दूसरा, लोग ना बहुत वेग तरीके से बताते हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है, वो कन्फ्यूजन होती है उनकी एप्लीकेशन में। आई फील बहुत ज़रूरी है कि आपका अगले 10 साल आपके माइंड में क्लियर हो, आपने आगे क्या करना है, शार्प फोकस हो और आप क्लियर हो कि आपने क्लियर हेडेड हो कि आपने करना क्या, बनना क्या। अगर वो आप पे फ्यूचर लीडर ढूंढ रहे हैं तो दे वांट टू सी कि आपकी क्लैरिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ख़वातीन पढ़ने में तो हमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ख़वातीन तालिब इल्म जो होती हैं, लेकिन जब करियर की तरफ आती हैं तो वो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो उतना सेटिस्फैक्ट्री, उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। सो ख़वातीन को आप कैसे इनकरेज करेंगी, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में फार फ्लंग एरियाज़ में, जो खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज के इलाकों में है, जो बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में है, जो सिंध के, जो पंजाब के दूर दराज देही इलाकों से है, उनको आप इनकरेज करने के लिए क्या कहना चाहेंगी या क्या करना चाहिए हमारी सोसाइटी को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकें? आई थिंक उन लोगों के तो मसले हम शहरी लोगों से तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उस पॉइंट पे भी आई थिंक मैं नहीं चाहती थी कि मैं बस शादी करके यहाँ स्टक हो जाऊँ। मैं चाहती थी कि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ अपॉर्चुनिटीज़। और जो मैंने देखा चीवनिंग में कि कंप्लीट मेरिट था, हर किस्म के लोग आए थे, और मतलब इट डिडंट मैटर कि आप किधर से बिलोंग करते हो, या एज लॉन्ग एज नज़र आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना चाहते हो और आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसमें ऐसे कोई वो नहीं है। आई थिंक मेन चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को चीवनिंग के बारे में पता नहीं होता। सो इसलिए ये बहुत अच्छा आइडिया है कि इस तरह मीडिया के थ्रू लोगों को बताया जाए, बिकॉज इतनी आपके पास सीट्स हैं। सो
आई थिंक लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ उनके माँ बाप उनको पढ़ा ना सकें या उनमें है वो सलाहियत लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके अपने मुल्क में शायद ना हो, बट चीवनिंग के थ्रू मतलब आपके एयर टिकट से लेके हर चीज़ पेड फॉर है, आपको कोई खर्चे की टेंशन नहीं है। और लंदन बहुत इंग्लैंड एक बहुत महंगा मुल्क है, सो आई थिंक स्कॉलरशिप से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानी होती है। और साथ में वहाँ अचीवनिंग में इतना कुछ चल रहा होता है, आपको इतना डाइवर्स एक्सपोजर मिलता है। मतलब मैंने इसके थ्रू मेरी इंटरेक्शन ये पार्लियामेंटेरियन से हुई, मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स में काम किया। अच्छा। मुझे फ़र्क मुल्कों के स्कॉलर से मिलने का मौका मिला, एक नेटवर्क बिल्ड हुआ। वैसे ही आपकी पता है ट्रैवल से और इस तरह पढ़ने से आपका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो आपको स्पेस और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देती है स्कॉलरशिप। ठीक, बहुत शुक्रिया मनाहिल खान आपका, और आप खुद इसकी एक लिविंग एग्जाम्पल हैं पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कि वो पार्टिसिपेट करें स्कॉलरशिप में। मनाहिल खान साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। Sneha Lala, happy to have you here, pleased to have you here, and I wish we could talk further about this scholarship, but some other time inshallah. So ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you inshallah next day 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.